कि अब मिड कैप इंडेक्स में गिरावट और एडवांस डिक्लाइन देखिए एक बार आप जरा स्क्रीन पर। इतना ख़राब एडवांस डिक्लाइन मैंने लास्ट आई थिंक पूरे एक महीने में नहीं देखा है। 1:6 इस समय एडवांस डिक्लाइन हो गया है स्क्रीन पर, और काफ़ी वाकई में काफ़ी ख़राब। परसिस्टेंट 7%, संवर्धन 7%, डिक्सन 6%, कमिंस 6%, MCX 6%, टाटा स्टील 5.5%, हेवल्स, HPCL, अपोलो टायर्स काफ़ी गिरावट है, काफ़ी गिरावट है। बात करते हैं कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड CEO दीपक शेनॉय से। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। क्या ये थोड़ी सी प्री बजट नर्वसनेस है या जस्ट बिकॉज मार्केट बहुत चल चुका है, एक शायद थोड़ा एक्सक्यूज ले लिया आज मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग का? अब बहुत सारे रीजन होंगे अनुज जी। एक्चुअली अब रीजंस अगर आप स्टार्ट करें देखना तो रीजंस तो हमारे पास काफी पहले से भी थी कि अगर आप देखें यूक्रेन का जो वॉर है या फिर इसराइल का जो वॉर था। कल कल न्यूज आया चाइना और ताइवान के बीच में कुछ हो सकता है। ऐसे तो आई थिंक यूजुअली न्यूज आते रहते, न्यूज फ्लो आती रहती, लेकिन अभी जो हुआ है आई थिंक इट्स अ नेचुरल करेक्शन। जो स्टॉक्स अभी ऊपर गए हैं तो उस तरह से जिस हिसाब से ऊपर गए हैं उसी रेशियो में शायद करेक्शन भी आ रहा है। और ये नॉर्मल है। अभी तो स्टॉक मार्केट सिर्फ 2-3% ही नीचे ऑल टाइम हाई से, तो उतना भी करेक्शन भी नहीं कहा जा सकता अभी तक के लिए। पर ये नेचुरल है कि आई थिंक हर टाइम टाइम पे ऐसा ऐसे करेक्शन आते जाएंगे। ये थोड़ा सा शायद कुछ स्टॉक्स के लिए ज्यादा वायलेंट है, 5-6% गिरे हैं। लेकिन आई थिंक मार्केट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये ऐसे आई थिंक एक एक ना एक दिन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि जब आपके स्टॉक्स मार्केट से कई बार ज्यादा गिरे और ऐसा इंडिकेशन देखिए लॉन्ग टाइम मतलब और गिरने की मतलब और गिरने के चांसेस हैं। मुझे तो लगता है ये कि अगर आप तब जब तक आप 10% करेक्शन ना देख लो तब तक उसको करेक्शन भी नहीं कहा जा सकता। तो आई थिंक ये नॉर्मल मूवमेंट है मार्केट। ओके, नॉर्मल मूवमेंट है। अच्छा दीपक, आप IT को आई थिंक बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, अब आपने बड़े नंबर्स देखे सारे। आज का मार्केट का रिएक्शन कैसा लगा आपको इन्फोसिस को लेकर? क्योंकि ओवरनाइट ADR 8% ऊपर था। आज सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टॉक काफ़ी चलेगा, सबके ब्रोकरेज के टारगेट्स भी बहुत शानदार थे, लेकिन ऊपरी लेवल से काफ़ी फिसला स्टॉक और अब सिर्फ 1.5% ऊपर। हाँ, ये एक्चुअली हम इन्फोसिस के बारे में तो वी कैन नॉट कमेंट क्योंकि हमारे कॉन्फ्लिक्ट है। पर इन जनरल जो आईटी के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्चुअली नॉर्मल से रिजल्ट आए हैं ओवरऑल। और लेकिन स्टॉक प्राइसेस काफी बढ़े हैं इंक्लूडिंग टीसीएस जिसको हम ओन करते हैं। मतलब मुझे तो लगता है ये कि कमेंट्री आया कि आई थिंक थोड़ा सा अभी द द थोड़ा सा दिखने लगा है कि आगे जाके एंड ऑफ द ईयर तक दे विल हैव मोर क्लैरिटी कि आगे मार्जिन्स और रेवेन्यूज इंक्रीज होने के चांसेस हैं। और आई थिंक कुछ कुछ कंपनीज ने बोला है कि अच्छा विल गिव यू गाइडेंस कि थोड़ा सा गाइडेंस हम इंक्रीज करते हैं। पर इससे ज्यादा इनफैक्ट अभी इम्पैक्ट नहीं आएगा। मुझे लगता है कि यूएस इलेक्शंस के बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअली क्या आगे जाके होगा, बिकॉज यूएस में भी काफी कंपनीज ने होल्ड करके रखा हुआ है अपने प्रोजेक्ट्स को एक एक तरह से। अगर आप इंडिया में भी देखें तो काफी कंपनीज के जो रिजल्ट आए हुए हैं लास्ट मई अप्रैल मई जून क्वार्टर के, वो काफी खराब आए। इसलिए आए हैं क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजंस नहीं आए या फिर लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, इसलिए क्योंकि ये इलेक्शंस होने वाले थे और लोग वेट कर रहे थे। तो उसी हिसाब से अब यूएस में भी यही काइंड ऑफ स्लो डाउन होगा अप टिल नवंबर। उसके बाद आई थिंक वो लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आईटी विल स्टार्ट डूइंग एटलीस्ट गिविंग बेटर गाइडेंस। लेकिन अब तब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब सब कुछ ठीक हो गया है। अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा मतलब वो स्टॉक्स काफी चले नहीं थे अब तक, लेकिन अब चलने लगे हैं। इसलिए शायद ये होगा कि काइंड ऑफ बैलेंस हो गया है कि बाकी नहीं चल रहे अभी तो आईटी चल रहा है। सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रेरियन प्ले हो रहा है बस। थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन प्ले आईटी में। अच्छा, पॉलीकैब और हेवल्स दोनों कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं और एक चीज दोनों ने मेंशन की है कि थोड़ी सी इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग देखने को मिली थी Q1 में, उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब ये दोनों ही डार्लिंग्स रहे हैं दीपक का। इन नंबर्स के बाद क्या कुछ सिग्नल्स हैं कि आगे पिकअप आता हुआ दिखाई देगा? पॉलीकैब कह तो रहा है कि अपने गाइडेंस को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो FY25 में नहीं बात करते, वो कहते हैं 26 तक आता हुआ दिखाई देगा। अब इन्वेंट्री लेवल्स जुलाई ऑनवर्ड्स कुछ नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या एक्सपोजर लेना चाहिए इन स्टॉक्स में, क्योंकि नंबर्स इतने कुछ खास उत्साहजनक तो थे ही नहीं।
फंडामेंटल्स पे देखा जाए हर्षिता जी, तो ये होगा कि आई थिंक इन स्टॉक्स की जो मतलब वैल्यूएशंस हैं उतने ज्यादा हैं इन कंपैरिजन विद, कि हम सोच रहे हैं कि अगर आप कुछ भी अगर नेगेटिव न्यूज दोगे तो शायद स्टॉक प्राइस के लिए बिल्कुल नेगेटिव ही होगा। अगर आप ये भी बोल दें कि एक दो क्वार्टर इसमें डिमांड की मतलब डिमांड की आशंका नहीं है, या फिर कुछ जैसे उन्होंने कहा इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने डीलर्स को ज्यादा केबल्स वगैरह उन्होंने बेच दिए थे, लेकिन वो डीलर्स आगे नहीं बेच पाए, इसलिए उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को, अभी वो पहले इन्वेंट्री को खाली करेंगे और फिर और नए ऑर्डर्स लेंगे कंपनी से। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्चुअली डिमांड पहले के मुकाबले में थोड़ा सा कम ही है। ये हमें देखना आगे है कि ये डिमांड जो कम हुआ है वो एक्चुअली वापस आता है कि नहीं आता है। मेरे हिसाब से ये भी हुआ है कि काफी प्रोजेक्ट्स इलेक्शंस के लिए थोड़े से डिले हो गए हैं, तो उस हिसाब से आई थिंक थोड़ा सा डिमांड काइंड ऑफ एक डिमांड विंडो सा बन गया है, जो शायद इस क्वार्टर में आ जाना चाहिए। लेकिन मोस्टली बजट के बाद ही आएगा, क्योंकि जब लोग बजट देखेंगे कि क्या होने वाला है उस हिसाब से उसके बाद ही आएगा अगर बजट में आना, लेकिन फिर जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में आएगा। तो आई थिंक एक और क्वार्टर दिया जा सकता है देखने के लिए बिफोर यू मेक अ डिसीजन। लेकिन अगर आपकी पोजीशन है तो आई थिंक बिल्कुल आप देखें कि अगर इफ इट इज टू बिग अ पोजीशन फिर उसको थोड़ा सा हल्का कर सकते हो, लेकिन अगर अदरवाइज अगर आपकी पोजीशन है और लॉन्ग टर्म पोजीशन है तो शायद आप बहुत सारा प्रॉफिट में हो, तो आप देख सकते हो एक और क्वार्टर बिफोर यू मेक अ डिसीजन कि परमानेंटली डिमांड कम हुआ है कि नहीं हुआ है। इस बीच एक बार जरा HAL लेके आइए आपकी स्क्रीन पे 4808, और आई थिंक 3 जून के बाद ये दूसरी बार है जब HAL इतना पेन में है पूरे एंटायर करियर में। आई मीन टफेस्ट डे था 3 जून, उसके बाद कल का दिन, और आज ये सेलिंग जो है वो एक्सटेंड करती हुई। दीपक जी, आपका व्यू इस पर डिफेंस स्टॉक्स पे क्या है? देखिए, एक तो ये बात है कि भाई बजट से पहले एक जनरल सेंस क्या बन रही है इन स्टॉक्स पे। दूसरी बात, स्पेशली HAL को प्रोस्पेक्टिव में रख के और एक डसॉल से कंपैरिजन किया गया था, उनके टॉप लाइन, उनके बॉटम लाइन, और क्या बाजार एंटरप्राइज वैल्यू देता है इन दो स्टॉक्स को। वो काफ़ी एक गंभीर आई थिंक और एक बहुत सटीक एनालिसिस था। आपका व्यू, क्या कुछ समय के लिए इन स्टॉक्स पे अप्रोच रखनी चाहिए इस वक्त? सो आई थिंक एक तो बजट में आपको रिस्पॉन्स आएगा कि अगर क्या इंडिया अभी भी उसी पोजीशन में है कि देखिए जो हम इंपोर्ट करते थे पहले, अब हम उसको खुद बनाएंगे। अगर ये पोजीशन कंटिन्यू रही तो कंपनीज HAL जैसी जो और काफी सारी जो डिफेंस कंपनीज हैं, इनमें सारी हमारी पोजीशन है, थोड़ा सा बायस है मेरा इसमें। लेकिन अगर ये देखा जाए कि इंडिया एक्चुअली लॉन्ग टर्म में अपने डिफेंस इंपोर्ट को कम करना चाहती है। इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था लास्ट ईयर, और ये सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। तो अब अगर इंडिया अपना इंपोर्ट कम करने लगे, अपने जो बाहर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो डोमेस्टिक कंपनीज को देने लगे, और ये आपको रोज अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। अर्लियर 16 को ऑलरेडी एक और अनाउंसमेंट आया था कि एक 200 करीब के आइटम्स तो उन्होंने अभी बोल दिया कि इंपोर्ट नहीं होंगे, आपको डोमेस्टिक ही बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से HAL और डसॉल्ट का कंपैरिजन इज नॉट द सेम। वहां पे इतना ऑर्डर फ्लो की मतलब इतने ऑर्डर फ्लो के चांसेस है नहीं कंपेयर टू जैसे HAL या फिर हमारे बाकी जो कंपनीज हैं डिफेंस में उनके ऑर्डर्स के मुताबिक। बट वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा हो गई, और जब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो दिन में 4, 5, 6, 10% तक भी आराम से स्टॉक मूवमेंट्स आने लग जाते हैं, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा रखते हैं, और इनमें जो ऑर्डर फ्लोज है वो काफी स्लो है, मतलब 3-4 साल लगेंगे उस ऑर्डर फ्लो को आने में। तो कभी कभी प्राइस पहले भाग जाता है, फिर उसको नीचे जब डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं तो नीचे भी स्टॉक्स आ जाती हैं। और कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स भी होती हैं, कभी 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 लिक्विडिटी का भी इशू हो जाता है, तो उस हिसाब से ये स्टॉक्स बहुत वोलेटाइल होंगी। 4-5% ऐसे स्टॉक्स के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा था तो भी 5-6% ही जा रहा था ऊपर, तो नीचे भी इसी तरह से आएगा। ये नहीं कि ऊपर धीरे से जाएगा, और आई मीन ऊपर तेज जाएगा और धीरे नीचे आएगा, कुछ मार्केट्स में तो नहीं होता है।
तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में इन सारे कंपनीज के फ्यूचर बहुत अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन वैल्यूएशंस में आई थिंक 5-10% इट कैन मूव इजीली इन 2-3 डेज। तो आपको ऐसे पोजीशंस रखने चाहिए जिसमें 5-10-20% आपको ज्यादा हर्ट ना करे। ओके, मीनवाइल बीपीसीएल के नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर। 3015 करोड़ का प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेशन करीब करीब 3310 करोड़ की थी। देखिए, सेल्स बीपीसीएल जैसी कंपनी के लिए इतना मायने नहीं रखती हैं जितना प्रॉफिट और एबिटा, लेकिन प्रॉफिट अनुमान से थोड़ा कम है। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा क्वार्टर था जिसमें कंपनियों को प्राइस कट भी लेना पड़ा था। और पिछले साल तो ये क्वार्टर बहुत ही अच्छा था कंपनियों के लिए, 10,500 करोड़ के करीब नंबर था, लेकिन उससे कंपेयर नहीं कर सकते आप क्योंकि वो कम्प्लीटली डिफरेंट क्वार्टर था। 7.86 पर बैरल डॉलर्स का यहाँ पर जीआरएम है कंपनी का। तो मोटा मोटी माना जाए कि नंबर्स कोई बहुत खास नहीं हैं बीपीसीएल के, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में रखिए कि इस क्वार्टर में एक वन ऑफ भी था कि इन सेंस कि प्राइस कट लिया था कंपनियों ने। दीपक, अब क्या व्यू है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, क्योंकि अब कुछ टाइम के बाद महाराष्ट्र के इलेक्शंस आएंगे, वो भी बड़े इलेक्शंस होंगे, तो उससे पहले थोड़ा अनलाइकली है कि कोई बड़ा प्राइस हाइक अनाउंस हो। हाँ, हमारे पास बीपीसीएल है हमारे पोर्टफोलियो में एलएनजी, सो थोड़ा सा बायस है यहाँ पे। लेकिन इनका जो आई थिंक इनको कभी भी आप फ्री प्राइसिंग के हिसाब से नहीं देख सकते, क्योंकि ये लोग जितना अपना रेवेन्यू कमा सकते हैं उतना कभी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें ये है कि कंपनी में के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, वेरी लो, रिलेटिवली लो डेट, वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। उनके पास जितनी रियल एस्टेट जमीन है वो तो उनके बैलेंस शीट पे सिर्फ कॉस्ट पे है। काफी जगह पे उनके पास इतनी अच्छी रियल एस्टेट है कि वो अलग से अगर आप वैल्यू करो तो वो भी एक एक्स्ट्रा वैल्यूएशन का हिस्सा बन सकती है। लेकिन इसमें यूजली ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड का प्ले होता है, और मुझे लगता है इस बार क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट्स कंपनी को बनाने दिया है गवर्नमेंट ने, तो उस हिसाब से आई थिंक डिविडेंड थोड़ा सा ज्यादा आएगा इवेंचुअली, मे बी नेक्स्ट ईयर। तो uh, अब जैसे आप बोल रहे थे इलेक्शंस हैं, उसकी वजह से उनके प्राइसेस कम, सेलिंग प्राइसेस ज्यादा वो अपना बढ़ा नहीं सकते हैं। पर यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस भी ज्यादा बढ़ा नहीं है, वो बिल्कुल रेंज में है। तो उस हिसाब से वो उतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि पहले क्रूड प्राइस और ज्यादा हुआ करता था, अब थोड़ा सा कम हो गया। पहले $100 के करीब हुआ करता था, अभी $80 के करीब है। तो उस उस डिफरेंशियल में वो अभी भी प्रॉफिट बना रहे हैं। और इस बार और नेक्स्ट क्वार्टर में रिफाइनिंग मार्जिन पे थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिलेगा। तो शायद नियर टर्म में कैश फ्लो अच्छा है। पर ये सिर्फ एक डिविडेंड जैसा स्टॉक है, आई डोंट थिंक इसमें आप ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर कोई धुआंधार चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा आई डोंट थिंक होगा। तो इसको बस उस नजरिए से देखें कि इसमें डिविडेंड शायद अच्छा आ जाए, पर उससे ज्यादा आई डोंट थिंक मेनी थिंग्स विल हैपन। दीपक, कंसिडरिंग बजट अगले मंगलवार को है, आपने अपने आप को कैसे पोजीशन किया है अहेड ऑफ दिस बिग, आई डोंट नो कितना बड़ा इवेंट रहेगा? कुछ ऐसी एरियाज जहां पर आपने शायद अपनी पोजीशन हल्की की हो, कहीं पर वेट ज्यादा रखा हो, कैसे पॉइज किया आपने अपने पोर्टफोलियो को इस समय? अभी तो हर्षिता जी, हमने थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में जो वेट्स कुछ ज्यादा हो गए थे कुछ स्टॉक्स के, तो थोड़े से उनको कम किए हैं। थोड़ा कैश है वो मार्केट की वजह से हमें जो, हम जब कुछ बेचते हैं तो 2 दिन बाद और 1 दिन 1.5 दिन बाद ही पैसा आता है। तो विद दैट मच अमाउंट थोड़ा सा कैश है, लेकिन वो डिप्लॉय हो जाएगा नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली। अभी हम पूरे डिप्लॉयड ही होंगे, शायद बजट में कुछ सिग्नल्स का देखेंगे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग आ जाए हमारे कोर थीम्स और फिलोसफीज में, जैसे कि कोई अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक कंजम्पशन, ऐसे थीम्स में अगर कोई भी बजट में कुछ एडवांटेज हमें देखने को मिले, तो हम थोड़े से उन प्लेयर्स को थोड़ा सा ओवरवेट करेंगे। और कंपैरिजन में हमारे जो थोड़े से और प्लेस थे आईटी वगैरह, उनके उनके हमने वेट थोड़े से ज्यादा किए हुए हैं कंपेयर टू लास्ट टाइम। और जो हमारी कुछ पोजीशंस थी जो बिल्कुल छोटी सी थी, हम उनके रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम यूजुअली रिजल्ट्स का वेट करके फिर वेट बढ़ाते हैं।
तो इसलिए थोड़ा सा वो कैश डिप्लॉय हो ही जाएगा, रेट्स चेंज करेंगे। पर मुझे नहीं लगता ये धुआंधार बजट होने वाला है, चेंज होने वाला है कुछ, क्योंकि ये मिड ईयर बजट है, इसमें ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये भी कह दूँ कि मैं ऐसा तो कह रहा हूँ, लेकिन 2004 में जो बजट हुआ था, वो भी इलेक्शन के बाद, उस बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स को हटाया गया था। तो ऐसा भी नहीं है कि मिड ऐसे जुलाई वाले बजट में कुछ बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। पर मुझे लग रहा है इस बार कि वो अगर कोई बड़ी चेंज करना भी चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट करना भी चाहती है, तो आई थिंक वो फ़रवरी वाली बजट में करेंगे, वो अभी वाली बजट में नहीं करेंगे। एक्चुअली वो कैपिटल गेन्स वाले मुद्दे पर ही आप आने वाली थी। कंसिडरिंग वो पहले होते देखा है इस तरह के मिड टर्म बजट में, चांसेस क्या है? क्योंकि सुनने में तो कई सारी चीजें आ रही हैं, शायद वो ड्यूरेशन में टिंकरिंग हो, शायद सारे एसेट क्लासेस के लिए एक ही टैक्स की बात करें। तो आप मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है अगर कुछ बदलाव नेगेटिव हो? तो एक चीज़ है कि अगर आपने अभी टैक्स चेंज किया, तो आप अगर अप्रैल से जुलाई तक आपने अगर कुछ बेचा हुआ होता और आपको ये लगा था कि टैक्स स्ट्रक्चर ये है कि 10% है या 15% है, जो भी है, तो आपने उस हिसाब से प्लान करके अपना टैक्सेशन प्लान करके आपने कैपिटल गेन्स बनाए थे। अगर आप अभी चेंज कर दो, तो पूरे ईयर पे लागू होता है वो चेंज। तो लोग जिन्होंने एक चीज़ के लिए अगर आपने बताई होती कि अगर ये टैक्स 20% होने वाला है, तो शायद नहीं बेचते। लेकिन आप उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिव हो जाता है एक तरह से। तो ऐसा आई थिंक करना भी नहीं चाहिए कि सडनली आप किसी को इंट्रोड्यूस कर दो। आप करना भी चाहते हो फरवरी वाले बजट में बता दो, क्योंकि आपके पास एनीवे काफ़ी रेवेन्यू है इस बार। आरबीआई ने 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। कॉर्पोरेट और सॉरी पर्सनल टैक्सेस में आपका कई गुना ज़्यादा आ रहा है एस्टिमेट से, और जीएसटी भी आपके कलेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आई डोंट थिंक इट्स अ रेवेन्यू इशू। अगर करना भी चाहिए तो आप अगर फेब में बोलो, तो लोगों के पास 1 महीना होता है प्लान करने का, और फिर अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, और फिर उस टाइम पे आई थिंक प्लानिंग बेटर हो जाती है। तो आई डोंट थिंक दे शुड डू। लेकिन अगर करते भी हैं तो शायद अब मार्केट के रिएक्शन को तो कह नहीं सकते। जिस जिस जो चीज़ हमने बोली कि 2 साल पहले या 20 साल पहले जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स निकाला गया था, उस दिन स्टॉक मार्केट 1.25% गिरी थी। सो ये भी नहीं था कि लोग समझे कि देखो क्या टैक्स निकाला है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक मार्केट को बढ़ना चाहिए। उस दिन स्टॉक मार्केट वाज़ डाउन 1.5%। तो आप वो भी नहीं कह सकते कि मार्केट इ इस न्यूज़ को लेकर नेगेटिव हो जाएगी या फिर पॉज़िटिव हो जाएगी। आई डोंट थिंक ये कहा भी जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये होगा कि ज़्यादा कोई चेंजेज़ नहीं आएँगे इस बार। मेन चेंजेज़ फरवरी में ही आएँगे। फरवरी में आएंगे, और खैर फरवरी भी ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, तो हाँ, जल्दी है, जिस तेजी से साल जा रहा है। ऐसा ही होता है। तो खैर दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब मंडे की तैयारी करेंगे। मार्केट के लिए आज का दिन काफ़ी ख़राब है एक्चुअली। यतिन के पास चलते हैं, पहले डीलिंग रूम से क्या